नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज में चतुर्वेदियों के इतिहास, माथुर चतुर्वेदियों के इतिहास की अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछली 2 कड़ियों में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि कैसे कैस्पियन सी या क्षीर सागर कहलाता था, उस इलाके से लोग निकले थे। कुछ लोग ग्रीस की तरफ गए, कुछ और जैसे जैसे इधर जिसको आर्यावर्त कहिए या आधुनिक हिंदुस्तान कहिए, इन सब इलाकों में धीमे धीमे बेहतर चरागाहों की तलाश में, बेहतर रहने के स्थान की तलाश में आते चले गए। मैंने आपसे ये भी चर्चा की कि कैसे सिकंदर आया और उसके समय में वहां उसके यहां से वहां के विद्वानों ने, अरस्तु ने, सबने कहा था कि भाई वहां जा रहे हो और वहां जाकर ज्ञान और उसको पढ़ने वालों को भी ले आना। तात्पर्य माथुर ब्राह्मणों या माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों से था। संक्षेप में यह है कि प्राचीन काल में जब यहाँ पर आर्यों का इस आर्यावर्त पर आना हुआ है, और जैसा हम लोगों की मान्यता है कि टेथिस सागर को जमीन छोड़े हुए समय हो गया था, धीमे धीमे आबादियां हुई, संस्कृति ने अपना नया उत्थान का रास्ता चुना, उन्नत शिखरों पर गई, पौराणिक आख्यान भी हैं, और जब उत्खनन में और प्रमाण मिलेंगे तो हो सकता है ये पौराणिक आख्यान इतिहास में बदल जाए। बहरहाल उस प्राचीन समय से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन माथुर चतुर्वेदियों को अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न तो करती है। जैसे एक चीज है पालागन। चतुर्वेदियों में भ्रातृत्व भाव है, बड़े छोटे का रिगार्ड है, लेकिन एक बराबरी का भाव भी है। हमारे यहां छोटा भी बड़े से पालागन कहेगा तो उसके जवाब में बड़ा भी जवाब पालागन से ही देगा। और हंसी मजाक में यह भी कहा जाता है कि पालागन का जवाब पालागन से मिले तो समझ लो कि माथुर चतुर्वेदी है। दूसरी बात, हमारे यहां दहेज प्रथा नहीं है, कभी नहीं रही और अभी भी नहीं है। तीसरी बात कि जो हमारे 7 गोत्र हैं, जिनके विषय में हम आप सब जानते हैं, लेकिन चूंकि इतिहास का जिक्र हो रहा है तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी मालूम पड़ जाए कि 64 अल्ल और 7 गोत्र हैं। गोत्र हमारे भारद्वाज और वशिष्ठ तो ऐसे हैं जो और ब्राह्मण समुदायों में भी पाए जाते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त 5 गोत्र धौम्य, सौश्वस, कुत्स, दक्ष और भार्गव, ये ऐसे गोत्र हैं जो सिर्फ हमारे यहाँ माथुर चतुर्वेदियों में ही इनकी चर्चा आपको मिलेगी। उसकी वजह है कि ये जो हमारे ऋषि मुनि थे या जिनसे गोत्र की कई अवधारणा है, एक मूल पुरुष से आगे संतति चली या उनका ग्रुप चला या उनका कुल चला या उनके शिष्य संप्रदाय भी शामिल थे, उस मूल पुरुष के नाम पर गोत्र बना। और चूंकि अधिकांशतः ऐसा रहा है अभी तक, यद्यपि प्रोग्रेसिव है चतुर्वेदी, तो समय बदल रहा है, समय के साथ समुदाय भी बदल रहा है, बदलना भी चाहिए, किंतु अधिकतर चूंकि सारे संबंध आपस में ही रहे हैं, तो चतुर्वेदी समुदाय में आपस में ही शादी विवाह आदि संबंध सदियों से रहे, तो वो 5 गोत्र ऐसे हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते। यहां आपस के विवाहों से मेरा तात्पर्य यह है कि चतुर्वेदी समुदाय के लोग सिर्फ चतुर्वेदियों में ही विवाह करते थे, अन्यत्र नहीं। इसी वजह से चतुर्वेदियों के गोत्र उन्हीं में प्रचलित हैं, चतुर्वेदियों की अल्ल उन्हीं में प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक चीज ये और कहना चाहूंगा कि चतुर्वेदी समुदाय, जैसा मैंने महात्मा बुद्ध के काल का बताया,
चतुर्वेदी समुदाय अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, वाक पटुता, इसके लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल का ही एक ऐतिहासिक किस्सा है, और वो ऐतिहासिक किस्सा ये है कि फारस, जिसको अपन आधुनिक ईरान कहते हैं, और ये पारसी ग्रंथ शातर में लिखा हुआ है कि वहां पर जो धर्म प्रचारक जरथुष्ट्र थे, उनका बड़ा चर्चा थी। तो फारस के शाह गुस्तास्प, फारसी में उच्चारण फर्क है थोड़ा, गुस्तास्प जो है, उन्होंने यहां से एक वेद पाठी ब्राह्मण को आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता कह लीजिए, शास्त्रार्थ कह लीजिए, उसके लिए बुलाया, और उसको करने के लिए माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण व्यास चौबे गए। इसका जिक्र आदरणीय करपात्री जी ने अपने लेखन में किया है। वो गए और वहां वो जरथुष्ट्र को उस शास्त्रार्थ में परास्त करके और अपने चतुर्वेदी लोगों की ध्वजा को फहराकर लौटे। इसके बाद विद्वता की चर्चा करें तो एक चर्चा ये भी है कि आदि गुरु शंकराचार्य जिस समय वैदिक धर्म कह लीजिए, ब्राह्मण धर्म कह लीजिए, बौद्ध धर्म के बाद इसकी पुनर्स्थापना के काम में देश में निकले हुए थे, वो इसी क्रम में मथुरा आए। मथुरा जब वो आए हैं तो उनके रहने की और सारी व्यवस्थाएं डिब्बा राम चौबे जी द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी ने अपना उत्तम पांडे जी को अपना तीर्थ पुरोहित माना और हाथरस से उन पर लेख लिखा। उसमें डिब्बा राम चौबे जी की भी बहुत प्रशंसा की है और बताते हैं 16 पन्नों का ये लेख या पत्र है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज मथुरा के ही एक चतुर्वेदी परिवार पर उपलब्ध है, ऐसा मैंने पढ़ा है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, यही चतुर्वेदियों के इतिहास से संबंधित। मथुरा के ही एक प्रसिद्ध चतुर्वेदी हुए हैं दिवाकर भट्ट जी। राहुल सांकृत्यायन जी ने भी इनके विषय में चर्चा की है। ये पूर्वी देश कंपूचिया गए और कंपूचिया में इनकी विद्वता से प्रभावित होकर वहां की रानी ने इनसे शादी की। उनकी संतान बाद में वहां के सिंहासन पर बैठी। अब बात करते हैं और आगे की। तो जब आगे की बात होगी तो गजनी के महमूद का आक्रमण हिंदुस्तान के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। हिंदुस्तान का इतिहास करवट ले रहा हो और मथुरा के चौबों का उसमें रोल ना हो, कैसे संभव है? जब महमूद गजनी ने मथुरा पर हमला किया है और लूटपाट की है, तो चंपत कवि ने उस घटना का वर्णन करते हुए एक अपना कविता लिखी है, कवित्त लिखा है, बड़ो साको। जो लोग मथुरा से संबंधित हैं वो उस बड़ो साको की पूरी कविता जानते होंगे। यहां इस समय उसको ये सुनाने का अवसर नहीं है, लेकिन उसकी पहली लाइन है, गजनी वारो महमदा दल बादल सो छाए। इसमें लिखा है कि कैसे तमाम जो मथुरा में रहने वाली जातियां थीं वो मारे गए लोग, मरघट में जैसे शांति होती है वैसा मथुरा में हो गया। और जब लूटपाट करके गजनी का महमूद लौटा है तो केवल 6000 पुरुष माथुर ब्राह्मण और 8000 महिलाएं बचे थे, यानी 14000 लोग मथुरा में। लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, जान दे दी, लुट गए, किंतु अपनी वैदिक परंपरा, अपने पुराने संस्कार, उनके लिए वो अडिग रहे और जितने बचे उन्होंने आगे फिर उन परंपराओं को फिर से चलाया। अब मैं आपसे इसके आगे
चतुर्वेदी समुदाय के बारे में एक बात और कहूंगा कि देखिए, जो इतिहास का मैं जिक्र करूंगा तो इसकी जो यात्रा है इसमें ये होता रहेगा कि हम थोड़ा प्राचीन काल के किस्से में चले गए और फिर वापस लौट आए, क्योंकि ये बोलचाल में, वाचन में हो रहा है, इसको हम कोई लिख नहीं रहे हैं। तो जैसा मुझे एकदम से पॉइंट ध्यान आ जाता है तो मैं उस विषय को भी आपके सामने ले आता हूं। तो अभी मैं जो बात कर रहा था महमूद गजनवी की, इसके संग संग मैं आपसे ये कहूं कि जो चतुर्वेदी, माथुर चतुर्वेदी लोग थे, जो जब आए तब वर्ण व्यवस्था भी नहीं शुरू हुई थी, बाद में वर्ण व्यवस्था होती है। और जो मैंने आपसे एक जिक्र किया था पिछले एपिसोड में कि ऐसा हमारे पौराणिक आख्यानों में है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी से, या ये कहें पृथ्वी के इस हिस्से से, आर्यावर्त के एक बड़े हिस्से से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, संहार कर दिया था। या ऐसा कहें, अगर इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ये कहा जाए कि जो भी कुछ झगड़े हुए और भगवान परशुराम ने अपने क्रोध में और नाराजगी में जो भी उसके रिएक्शन में हुआ, उसमें यह हुआ था कि जो राजकाज करने वाली क्षत्रियों की एक पूरी की पूरी जनरेशन थी, उसमें भारी जनहानि हुई थी, जिसका नतीजा समाज कई रूपों में भुगत रहा था। पहले ऐसा था कि जब चतुर्वेदी आए हैं, तो जैसे मैंने एक टर्म यूज किया है और बार बार करूंगा, ये हेरम चतुर्वेदी जी ने अपनी किताब में टर्म यूज किया है और बहुत एप्रोप्रिएट टर्म है चतुर्वेदियों के लिए, ब्रह्म क्षत्रिय। शुरू में यही अपनों में से, इन्हीं में से कुछ राजा बने और बाकी बता रहे थे राज कैसे करो, व्यवस्था कैसे बने, यानी लॉ मेकर्स एंड लॉ एग्जीक्यूटर्स सब इसी में से थे। धीमे धीमे आगे वर्ण बनते हैं और आगे चलेंगे तो जाति प्रथाएं भी आती हैं, कंसोलिडेशन होता है सब समुदायों का, चतुर्वेदी समुदाय का भी हो रहा था। लेकिन यहां मैं बात कर रहा था भगवान परशुराम वाले काम के बाद काफी अरसे तक, कहने का मतलब यह, सशक्त क्षत्रिय नेतृत्व से भारत में कमी महसूस हो रही थी, अभाव हो गया था। और वो क्या रहा था, उधर से कभी हूणों का आक्रमण हो रहा था, कभी शकों का आक्रमण हो रहा था। आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ और धीमे धीमे ये हो गया कि वहां सीमाएं हमारी असुरक्षित होती चली गई। ये जो माथुर ब्राह्मण हैं, इनका अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के प्रति संवेदनशीलता बहुत तीव्र और अधिक रही है। हूण यहां पर बस चुके थे, सीथियंस का भी यहां पर आगमन हो चुका था, लेकिन क्षत्रिय नहीं थे। बड़ी आवश्यकता हो रही थी कुछ ऐसा हो कि हमारी सीमाओं की रक्षा हो, राज्यों की व्यवस्था हो। ऐसे में इन्हीं हूणों के, इन्हीं सीथियनों के, इन्हीं शकों के वंशजों ने राजनीतिक सत्ताएं तो प्राप्त कर दी थी, किंतु समाज में उनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला था। रोमिला थापर जी ने और कई इतिहासकारों ने एक अग्निकुंड थ्योरी करके चर्चा की है। इसका सिंबॉलिक इलाका कह लीजिए, या जो इलाका है वो माउंट आबू है, बट मतलब कहने का है कि यज्ञ द्वारा, या जिसको कहते हैं ना आजकल मानद डिग्री दी जाती है, इन माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणों ने उन लोगों को जिन्होंने राज सत्ता प्राप्त कर ली थी, राजपूतों को क्षत्रिय की मानद डिग्री दे दी, उनको मान्यता दे दी कि वो क्षत्रिय हैं, और एक नए क्षत्रिय समुदाय का उत्थान और जन्म हो गया भारत में। एक यहां जिक्र करूंगा जो इतिहास की किताबों में दिया हुआ है कि जो कछवाहे राजपूत हैं
भदावर से चले ग्वालियर तक, तो ये सब वो इलाका था जो माथुर चतुर्वेदियों का भी इलाका होता चला गया। इनके संबंध संपर्क रहे। यही कछवाए राजपूत आगे चल के आमेर में राजा बनते हैं, आधुनिक जयपुर जिसको कहते हैं, और इनको भी क्षत्रियों की मान्यता देने में माथुर चतुर्वेदियों का रोल इतिहासकारों ने बताया है। यानी जब हिंदुस्तान में नए वर्गों का, नए समुदायों का, नई जातियों का, जैसे भी आप कह लीजिए, गठन हो रहा था, उत्थान हो रहा था, तो उसको शेप देने में कहीं ना कहीं अपना राष्ट्रीय दायित्व ये माथुर चतुर्वेदी समुदाय भी निभा रहा था। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें अन्य किसी का कोई योगदान ही नहीं है, अन्य लोगों का भी योगदान है। जैसे मैंने कहा कि हम जो माथुर चतुर्वेदी हैं, ये माथुर चतुर्वेदी उस समय पे हमारा नाम डिनोट करता है जब शहर राज्य हुआ करता था। बाद के जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में जैसे हम चर्चा कर सकते हैं, कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण हैं, जिनको के कनौजिया भी अपन कहते हैं, सरयू पारिन ब्राह्मण हैं, नंबूदरी पाद दक्षिण के ब्राह्मण हैं, इन सब लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब ब्राह्मण भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये बाद में ये ब्राह्मणों के अलग अलग कहना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हुए हैं, और ये क्षेत्रीयता को संबोधित करते हैं, क्षेत्रीयता की ये रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम लोग उसके पहले एक इलाके विशेष, एक शहर विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद जैसा मैंने आपसे ब्रह्म क्षत्रिय वाली बात कही, तो अगले वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चतुर्वेदी, माथुर चतुर्वेदी समुदाय है, जब मुगलों का आक्रमण होता है हिंदुस्तान में और उसके बाद ये यहां बस जाते हैं और धीमे धीमे हिंदुस्तान में पैर पसारते हैं, तो इस समुदाय ने मुगल पसारे। मुगल पसारे का क्या आख्यान है, या फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद का क्या किस्सा है, इन सब बातों की चर्चा मैं इसी ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी में करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगली कड़ी का प्रसारण अगले शुक्रवार को करूंगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये कड़ी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक चतुर्वेदी बांधवों में इसको शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए पालागत।